नमस्कार। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा छिपाने की कोशिश करते हैं या जिसे भूलना चाहते हैं, वो ही हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी क्यों हो जाती है? आज ना हम इसी बड़े ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नियम की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी है एक बड़े ही दिलचस्प फकीर नसरुद्दीन की। होता यूं है कि एक शाम कोई 20 साल बाद उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है, और ये जो मुलाकात है ना, ये एक ऐसी घटना को जन्म देती है जो हमें इंसानी दिमाग के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो ये कहानी है नसरुद्दीन की, उसके दोस्त की और कपड़ों के कह लीजिए बड़े शानदार जोड़े की। पर सुनिए, ये सिर्फ कपड़ों की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी बात एक जुनून बन सकती है और हमारे विचारों को पूरी तरह से अपने काबू में कर सकती है। अब हुआ ये कि दोस्त के कपड़े सफर की धूल से सने हुए थे, तो नसरुद्दीन ने बड़ी उदारता दिखाई और उससे वो शाही कपड़े दे दिए। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त ने वो कपड़े पहने और वो बिल्कुल एक सम्राट की तरह दिखने लगा, बस उसी पल नसरुद्दीन के दिल में पछतावे और ईर्ष्या की एक तेज लहर दौड़ गई। उसे लगा, ओहो, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। और इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी कॉमेडी ऑफ एरर से कम नहीं था। सच में नसरुद्दीन और उसका दोस्त 3 अलग-अलग दावतों में जाते हैं और हर एक दावत एक सामाजिक तबाही साबित होती है। और वजह सिर्फ वो कपड़े थे। तो पहली दावत में जब मेजबान नसरुद्दीन के दोस्त की और उसके कपड़ों की वाह क्या कहने ऐसी तारीफ करते हैं, तो नसरुद्दीन से रहा नहीं जाता। वो अपनी ईर्ष्या को काबू में नहीं रख पाता, उसे दबाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसके मुंह से निकल ही जाता है, वैसे कपड़े मेरे हैं। और बस माहौल एकदम अजीब हो गया। क्यों? क्योंकि जो भावना उसने दबाई थी वो बाहर आ ही गई। अब नसरुद्दीन बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कसम खाई कि भाई अब कपड़ों का जिक्र दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अगली दावत में वो ठीक इसका उल्टा कर बैठता है। वो जोर जोर से कहता है, कपड़े उसी के हैं, मेरे नहीं है। अब देखिए, उसका ये जोरदार इनकार स्थिति को और भी ज्यादा अजीब बना देता है, क्योंकि है ना, हम अक्सर उसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं जिसे हम छिपाना चाहते हैं। तीसरी दावत आते आते तो नसरुद्दीन की हालत खराब हो चुकी थी। कपड़ों के बारे में न सोचने की कोशिश में वो लगभग पागल हो गया था। उसका दिमाग 24 घंटे बस कपड़ों के बारे में ही सोच रहा था। तो जब मेजबान उसके दोस्त का परिचय पूछते हैं तो वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, रही बात कपड़ों की तो हमें कपड़ों की बात ही नहीं करनी है। साफ है, वो अपने विचारों पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। तो नसरुद्दीन की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को सामने लाती है, जिसे कहते हैं दमन का नियम। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि ये है क्या और ये हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? दमन, यानी किसी चीज को दबाना, उसे असल में शक्ति देने का ही दूसरा नाम है। जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम किसी सोच को दूर धकेलने में करते हैं ना, वही एनर्जी उसी सोच को और ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नसरुद्दीन के लिए वो कपड़े एक जुनून बन गए थे। देखिए, दमन असल में खुद से बोला गया एक झूठ ही तो है। जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है वो हमेशा एक तनाव में जीता है, जैसे किसी बारूद के ढेर पर बैठा हो। और इसके ठीक उलट, जो इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसे कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो एक गहरी अंदरूनी शांति के साथ जीता है। पर नसरुद्दीन की ये कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान के संघर्ष की नहीं है। ये एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे को भी दिखाती है, जिसे हम कहते हैं वर्जना या टैबू। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी कहानी एक पूरे समाज के जुनून की वजह बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कपड़ों के बारे में एक मामूली सी कहानी ये इतनी जरूरी क्यों है आखिर? और जवाब ये है कि ये कहानी कपड़ों के बारे में है ही नहीं, ये तो एक रूपक है, एक मेटाफर है हर उस चीज के बारे में जिसे समाज वर्जित या टैबू मानता है और जिसे हम सब मिलकर छिपाने या दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये कहानी कपड़ों के बहाने से हमें दिखाती है कि समाज कैसे कुछ विषयों को वर्जित बना देता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो है सेक्स। समाज ने इस विषय पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है, यहाँ झांकना मना है।
और मजे की बात यह है कि ठीक इसी वजह से ये विषय हमारे दिमाग पर और भी ज्यादा हावी हो जाता है। तो फिर समाज जो ये इतना बड़ा दमन कर रहा है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये चीज एकदम उल्टा असर करती है और उसी जुनून को जन्म देती है जिसे ये रोकने की कोशिश कर रही होती है। जब समाज किसी विषय को टैबू बना देता है ना, तो हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी उसी से लड़ने या उसे दबाने में चली जाती है। जरा सोचिए, अगर यही ऊर्जा विज्ञान में, कला में या नई नई खोजों में लगाई जाती तो हम कितनी तरक्की कर सकते थे। लेकिन नहीं, इसके बजाय ये एक ही जुनून में उलझकर रह जाती है और ये ना एक दुष्चक्र बन जाता है, एक विशियस साइकिल। होता क्या है? वर्जना यानी टैबू दमन को जन्म देता है, दमन से जुनून पैदा होता है और वो जुनून समाज को उस वर्जना को और भी मजबूत करने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है। ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसे नसरुद्दीन को कपड़ों के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, ठीक उसी तरह जब कोई समाज किसी एक विषय के जुनून में फंस जाता है तो वो अपनी असली क्षमता, अपनी असल पोटेंशियल को कभी हासिल नहीं कर पाता। तो सवाल यह है कि इस जुनून के चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? और इसका जवाब लड़ने या दबाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है स्वीकार करने और समझने में। यहाँ एक बहुत सीधा और सरल सा नियम है। किसी चीज से लड़ना आपको उसी में बांध देता है, जबकि उसे समझना आपको उससे आजाद कर देता है। सीधी सी बात है। दमन आपको जंजीरों में जकड़ता है और ज्ञान उन जंजीरों को तोड़ देता है। इन दोनों रास्तों के जो नतीजे हैं ना, वो एकदम उल्टे हैं। एक तरफ है लड़ना, जो एक कभी ना खत्म होने वाला बंधन है, जो सारी एनर्जी खा जाता है, और दूसरी तरफ है समझना, जो उस बंधन को तोड़ता है, एनर्जी को आजाद करता है और सच्ची स्वतंत्रता देता है। और सोचिए, जब दमन में फंसी हुई ये सारी की सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है तो क्या हो सकता है? तब महान वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक पैदा हो सकते हैं। हम सितारों तक पहुंच सकते हैं, चेतना की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मतलब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर लड़ना हमें बांधता है और समझना हमें आजाद करता है, तो हम सब असल में क्या बनने में सक्षम हैं? अगर हम दमन के इस चक्र को तोड़ दें तो हमारी मानवीय क्षमता की सच में कोई सीमा नहीं होगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।